नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझनें हैं वो शो में सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। अब इस बीच कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और आज अगर आप हमारा शो देखें तो आज जो हम शो कर रहे हैं वो है टैक्स मंत्रा एफएनओ ट्रेडर स्पेशल। हाल फिलहाल में खबर आई है कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने फिलहाल बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्पेस में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या को कम करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसके लिए सेबी प्रति एक्सचेंज एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वीकली एक्सपायरी को सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यहाँ पर ये तो एक खबर थी ही, लेकिन एक और मामला सामने आया है। अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, रिटर्न फाइल करते समय भी बड़ी तादाद में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें कि एफएनओ में ट्रेड करने वाले टैक्स पेयर्स को नुकसान हो रहा है और काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स इसमें नुकसान दिखा रहे हैं। कई मामले में तो जानकारी के अभाव के चलते लोगों को ठीक तरीके से इन्फॉर्म्ड ही नहीं है कि एफएनओ में कि ये साल भर के ढेर सारे ट्रांजैक्शन का नफ़ा नुकसान कैलकुलेट कैसे होगा। तो चलिए इसी चीज़ को आज हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप भी एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आप ठीक तरीके से आईटीआर फाइल कर सकें और जो भी कैपिटल गेन भी आपको हो रहा है उसको आप किस तरीके से बचा सकते हैं, ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपका टैक्स भी बचेगा और अगर आप ठीक तरीके से जानकारी अभी तक नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। इस पूरे मामले को समझाने के लिए हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुधीर कौशिक जी मौजूद हैं, जो कि को फाउंडर हैं और सीईओ हैं taxspanner.com से। सुधीर जी, थैंक यू सो मच आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहला सवाल तो यही होगा कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे मामले इस समय सामने निकल कर आ रहे हैं। मेरी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट से भी बात हो रही है, उनका भी यही कहना है कि इस बार एक चीज़ जो सामने निकल कर आई, जब वो आईटीआर के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ मामले सामने निकल कर आए कि एफएनओ में वो ट्रेड कर रहे हैं, उनको नुकसान भी हो रहा है। और कुछ मामले तो ऐसे भी आए कि क्योंकि वो भारी नुकसान में है, इस वजह से वो अपने फैमिली को ये नहीं बता पा रहे हैं, परिवार को ये नहीं पता है कि वो ट्रेड कर रहे हैं। तो कुछ कुछ जगह पे तो इस इंफॉर्मेशन को ओमिट भी किया जा रहा है, बता भी नहीं रहे, वो आईटीआर फाइल करते समय इस इंफॉर्मेशन को नहीं दिखा रहे। क्या आपने भी कुछ ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस देखे हैं अपने एक्सपीरियंस से? पूजा, इसमें काफी कुछ सच्चाई है। ये जो स्थिति है इसमें थोड़ा सा लालच है जो मैं, क्योंकि गलती कभी कभी हम और सिस्टम की या किसी चीज की तो कर देते हैं। एफएनडो एक बहुत ही एनालिस्ट स्पेशलिस्ट काम है। इसको लोग समझते हैं कि वो थोड़ी सी जानकारी या थोड़ा सा समय दे करके कर पाएंगे। ये बड़ी जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं या और बहुत बड़े जिनके पास रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है, अपने टीम है, उन लोगों को मार्केट को प्रिडिक्ट करना या शेयर्स को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आसान है, या मैं कहूंगा फिर भी कुछ संभव है। उनकी प्रिडिक्शन ठीक हो सकती है, लेकिन एक आम टैक्स पेयर, एक आम व्यक्ति जो अपनी जॉब भी कर रहा है, फैमिली भी चला रहा है और उसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल नॉलेज है, वो प्रिडिक्ट करता है कि शेयर का भाव इतने दिन बाद इतना हो जाएगा या इसका रेट मार्केट का इतना चला जाएगा। वो एक तरह का गैम्बल है और उस गैम्बल की जैसे बाकी लॉटरी में नुकसान होता है, ज्यादातर इसमें भी लोगों को नुकसान होता है। वो एक ओवर कॉन्फिडेंट कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि वो सही प्रेडिक्ट कर लेंगे और कभी कभी कर भी लेते हैं, और कुछ पॉइंट 1-2% ऐसे होंगे जो जानकारी रखते हैं और उनको ठीक भी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग लॉस करते हैं। जितना हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें बहुत ही कम लोग हमारे पास आते हैं कि हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है, और कभी कभार 1-2 बार हो भी गया तो हर साल नहीं होता। तो शेयर मार्केट में एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हम तो मना करते हैं कि भाई इसमें वो ना जाएं, लेकिन लोगों को जो आदत है, जो एक थ्रिल है, जो मजा आता है पैसा ज्यादा कमाने का, वो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप उसकी कितनी भी मनाही करें, कितनी भी सेबी जो भी रूल्स बनाएगी उसके अंदर जितना कुछ है, लोग क्रिप्टो में भी जाते हैं, लोग और दूसरे गेम्स भी खेलते हैं, क्रिकेट की भी गेम्स बनी हुई हैं, वो उस थ्रिल की वजह से या ज्यादा पैसा, जल्दी पैसा कमाने की वजह से उधर जाते हैं, लेकिन नुकसान उठाते हैं और घर बिक गया। ऐसे किस्से भी हमारे सामने भी आए हैं और लोग रिटर्न में नहीं दिखाते। और एक किस्सा तो इतना अच्छा है जो मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि उसकी रिटर्न, क्योंकि आईटीआर 3 बन रही थी और उसकी फीस ज्यादा लेते हैं हम जैसे सीए या कोई भी फर्म,
क्योंकि उसमें पूरा P&L बैलेंस शीट बनता है, ये एक बिजनेस इनकम है। उस व्यक्ति ने क्या किया कि मेरी ये इनकम हटा दो, और उस साल उसको लगभग 18 लाख का लॉस था, लेकिन उसने वो लॉस नहीं दिखाया 1,500 रुपए की फीस बचाने के लिए, और उसे लगा कि अब मैं ये आदत छोड़ दूंगा, मेरे को ट्रेड नहीं करना। लेकिन ये कोविड के दिनों की बात है, और अब इस साल उसको प्रॉफिट हो गया है, अब उसको उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। अगर उसने वो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया होता और वो फीस दे दी होती, तो आज उसको वो 3 लाख 4 लाख रुपए का जो टैक्स देना है अपने इस गेन के ऊपर, इस बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर, वो नहीं देना पड़ता। तो सही रिटर्न ना भरने का डबल नुकसान हुआ। पहले एक बार लॉस हुआ और उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो आज वो अपने उस गेन में एडजस्ट नहीं कर पाया। तो रिटर्न, एक तो ठीक फाइल नहीं की, एक जुर्म, फिर वो लॉस नहीं क्लेम किया, दूसरा जुर्म, और तीसरा ये कि अब आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब वो आप दूसरों की गलती बताते हो कि सर आपको तभी ज्यादा समझाना चाहिए था। कितना समझाएं, हम तो मना ही कर रहे हैं एक्चुअली तो कि इसमें ज्यादा ना जाएं। ये आपको रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो सिप का मॉडल है, जो जिसे हम कहते हैं रेगुलर इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म के लिए करना, वहां शेयर मार्केट जरूर फायदा देगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी से लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि वो सारी मार्केट को प्रिडिक्ट कर लेंगे। मेरा तो मानना यह है कि वो ज्यादातर गलत निकलते हैं और लॉस होता है। और फिर भी लॉस हो जाए, इसमें भी लोगों को आइडिया नहीं है। लॉस भी अलग अलग है, 3 तरह के लॉस हैं। एक स्पेकुलेटिव भी होता है, मैंने सुबह खरीदा, शाम को मार्केट बंद होने से पहले बेच दिया, उसे हम स्पेकुलेशन लॉस कहते हैं। और वो लॉस सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो स्पेकुलेशन इनकम में ही, यानी कि इंट्राडे ट्रेड में ही एडजस्ट होता है, वो बिल्कुल अलग है। इसी तरह से एक होता है डिलीवरी, मैंने शेयर खरीदा, 10 दिन या 1 महीना या 1 साल रखा, तो वो होता है हमारा कैपिटल गेन में आता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ये बिजनेस इनकम मानी जाती है, ये कोई कैपिटल गेन में नहीं आती है, ना ये कैपिटल गेन से एडजस्ट होती है। और इसके केस में आपको ITR 3 फाइल करनी होती है। हाँ, कई बार आप डीम्ड प्रॉफिट दिखा सकते हैं, अगर आपका 6% या उससे ज्यादा है, तो तब आप डीम्ड इनकम में ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। और ये 10 करोड़ से ऊपर अगर हमारा ट्रेड हो जाए F&O में, तो CA से ऑडिट कराना भी मैंडेटरी होता है। तो जो लोग ये ट्रेड कर रहे हैं, एक तो वो बिना जानकारी के है, क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, कहीं से हिस्ट्री निकाल लो। जैसे कई बार होता है ना, स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा है, इंस्टीट्यूट में जाते हैं उसका रिजल्ट, तो आप F&O का कहीं से रिजल्ट निकालो, कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर कम है, कुछ गिने चुने लोगों ने, यानी कि उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टाइज डिफरेंट है, आपकी नहीं है, तो वो मान लेना चाहिए। दूसरा, मेरे पास, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि किसी को प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हमने जितना देखा है वो ज्यादातर को लॉस ही है। और वो कहते रहते हैं कि अगले साल प्रॉफिट होगा, और घर बिकने की भी कहानी है। तो लोगों को लॉस अलग अलग डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो वो ट्रेडिंग का लॉस वो कैपिटल गेन में दिखाएं, अगर वो 1 साल से ज्यादा है और लिस्टेड इक्विटी है तो लॉन्ग टर्म में 1 लाख तक टैक्स का फायदा है, वहां पर आपको 0 टैक्स होता है। तो 1 लाख तक का प्रॉफिट, बल्कि हम उसे कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो जरूर कर लेना चाहिए। जो सरकार आपको फायदा दे रही है वो बहुत बड़ा है, 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं है, उसका फायदा लो। अब आप F&O में, क्योंकि पैसा आपको ऐसे लगता है मैं बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मुझे 10 लाख का फायदा हो जाएगा, 20 लाख का हो सकता है, 1-2 बार हो जाए, लॉटरी का टिकट है, कभी कभी लग सकता है, लेकिन हर बार शायद नहीं, क्योंकि सबका ही लगेगा तो वहां इतना पैसा है कहाँ। असल में तो जो मार्जिन है उसके ऊपर ही तो खेल रहे हो आप, तो वो रिस्की है। उसको आप समझ लो कि हाँ, फिर भी लॉस कर दिया आपने, तो प्लीज अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करो उस लॉस को, और अपना पूरा P&L बैलेंस शीट CA के थ्रू बनाओ। आपको P&L की स्टेटमेंट मिलती है आपके ब्रोकर से, उसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ब्रोकर्स हैं, या आपने कोई पैसा लोन लेके लगाया है, ये बिजनेस इनकम है, तो सब कुछ क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने कोई कोर्स किया है उसको करने के लिए, ट्रेडिंग का, कहीं से कोई मेंबरशिप लिया है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। इंटरनेट का एक्सपेंस, लैपटॉप का एक्सपेंस, ये सब खर्चे भी आप क्लेम कर सकते हो एज बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन उस लॉस को आप, अगर हो गया है तो रिटर्न में जरूर डिक्लेयर करो, नहीं करोगे तो हो सकता है डिपार्टमेंट वैसे ही नोटिस भेज दे और फिर आपको एक और बार रिटर्न फाइल करनी पड़े। तो इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि अब AIS में वो नजर आ रहा है और लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ये सोच करके कि लॉस है छोड़ देता हूं, तो उनको नोटिस आएगा कि भाई अपनी पूरी इनकम डिक्लेयर करो चाहे लॉस है। और अगर वो थोड़ा बहुत कहीं किसी को फ्यूचर में फायदा होता है तो वो भी तो एडजस्ट होगा ना। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि पहले तो इसको कम करो, समझ के करो, अपना पैसा है, और अपने लिए स्ट्रेस मत लाओ। अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रहे हो, देखो इस काम में कितना नुकसान है आपको। और मैं खुद नहीं करता हूं, जबकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं इसके ज्यादा पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है इसको समझने का। हमारे पास अपने काम में समय लगाने में, तो उसको करने से ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल।
तो चीज़ों को पहले समझ लीजिए। हमारा भी हम भी बिजनेस चैनल हैं और इस तरह के मार्केट को ट्रैक करते हैं, और बड़ा बुरा लगता है कि अपनी पर्सनल कमाई सेविंग्स को लोग बाजार में लगा के, स्पेशली एफएनओ इतना अट्रैक्टिव लग रहा है सबको, बहुत रिस्की ये पूरा ट्रेडिंग का सिनेरियो बन जाता है उनके लिए। सभी भी बार बार यही कहता है, और इसलिए सभी परेशान भी है कि जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ता जा रहा है, लोग नुकसान भी झेल रहे हैं, वो थोड़ा परेशान भी है सभी। इस वजह से आगे देखने आने वाले समय में हम इसमें कुछ बदलाव भी होता हुआ देखेंगे। लेकिन अभी बहरहाल अगर आपको एफएनओ में आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको नफ़ा नुकसान हो रहा है, तो आईटीआर में क्या करना चाहिए, ये इसमें हम मदद कर रहे हैं आज आपकी। सुधीर जी, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने रेस किए हैं। लॉसेस की हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, जैसे मैंने भी बात की और आपका भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान ही हो रहा है। तो आपने कहा कि इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए कि कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर किसी को लॉस हो गया है तो कहाँ पर दिखाना है, ये थोड़ा क्विकली हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। जैसे हमने अपनी रिटर्न, मैंने बताया 10 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट होगी, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और 10 करोड़ से कम है और इसमें माइनस और प्लस दोनों को, जो भी हमारे मार्जिन के बाद जो माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें जो होता है, उनका टोटल कर लेते हैं, और कोई प्रीमियम दिया है तो वो, अगर वो 10 करोड़ से कम है तो भी आपको अगर लॉस दिखाना है तो P&L बनाना है, तो ये जरूरी है। ये ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ये, क्योंकि बिजनेस इनकम है, इसमें हमें अपनी इनकम एक तरफ सेल यानी कि टर्नओवर दिखानी है, दूसरी तरफ अपने खर्चे दिखाने हैं। जो भी हमारा लॉस आया, उस, मान लो हमारा नेगेटिव ज्यादा था तो हमारा लॉस आ गया, अब उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड आप 8 ईयर तक कर सकते हो। किस शर्त पे? कि आपने रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की हो। अगर आपने 31 जुलाई के बाद फाइल की और आपकी ऑडिट नहीं है, ऑडिट है तो 30 सितंबर तक कर सकते हो। बिना ऑडिट के आप 31 जुलाई से पहले, यानी कि आ ही गए दिन, तो वो फाइल करना जरूरी है। फिर आप 8 साल तक और हर साल रिटर्न फाइल करनी है। ये नहीं कि मैंने इस साल कर दिया और अगले साल नहीं दिखाया और मेरा 5वें साल में सपोज करो प्रॉफिट आ गया, तो नहीं मिलेगा कि मैंने पहले कर दिया था, एक बार किया ना। हर बार कैरी फॉरवर्ड करना है जब तक वो एडजस्ट नहीं हो रहा 8 साल तक। तो किसी किसी ने ऐसा भी किया कि 1 साल कर दिया, अगले साल के नहीं, मेरे को सिंपल सैलरी की रिटर्न फाइल करने दो, क्योंकि आप 500 रुपए तो बचा लोगे, 200 तो बचा लोगे जो भी फीस है। लेकिन अगर आप वो P&L में अपना जो, सॉरी, कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपका वो लॉस एडजस्ट नहीं होगा। हर साल ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ये लॉ है। ये कोई हमारी या आपकी कोई रजामंदी नहीं है कि आपने कह दिया और मैंने मान लिया। इनकम टैक्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है जैसा उसमें कहा गया है। तो लोग कई बार इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, सर अभी तो रहने दो, आप मेरा पहले दिखा दिया था ना आपने पिछले साल में जब एक्चुअल लॉस था। वो अपने मन मर्जी से अपना रूल चलाना चाहते हैं, और क्योंकि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है, उनकी डिक्लेरेशन है, उनको जितनी फीस देनी है, तो कई बार वो खुद से ऐसा गलती से कर देते हैं या हमसे कहते हैं कि कर दो। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो 500 या 1000 बचाना चाहते हैं कई हजारों का नुकसान होने के बाद, कि अब तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, मुझे फीस भी कम देनी है। तो ये स्थिति में लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा, लॉस को कैरी फॉरवर्ड हर साल करना है, रिटर्न वही फाइल करनी है जिसमें वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए। आप ITR 1 करोगे तो नहीं होगा, बिजनेस लॉस है वो ITR 3 में होगा या 4 में। तो इसको बहुत ध्यान से फाइल करें, नहीं तो आपको ये एडजस्ट नहीं होगा अगर आपने गलती से अपनी सैलरी इनकम की रिटर्न फाइल करते रहे। और इसमें एक और अगला सवाल फिर मेरा यही होगा, किस यदि एक और बात है इसमें अगर आपका कोई बिजनेस से प्रॉफिट है तो ये आपस में एडजस्ट हो जाता है। सपोज करो मेरी दुकान है, मैं सैलरी वाला नहीं हूं, तो मेरा दुकान में प्रॉफिट है और इसमें लॉस है, तो ये एडजस्ट हो जाता है आपस में, इसका फायदा हमें मिल जाता है। सपोज तो मेरी शॉप थी या जो मेरा बिजनेस था उसमें प्रॉफिट था, ये आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, ये लॉ में दिया हुआ है। लेकिन कैपिटल गेन के अंदर ये एडजस्ट नहीं होगा, वो बिजनेस नहीं है कैपिटल गेन। अगर आप बाकी शेयर या म्यूचुअल फंड से इसका मुकाबला करोगे या डेट फंड से, उससे ये अलग है, ये बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है। ये बिल्कुल। तो अगर आपको एफएनओ के जरिए कुछ फायदा भी हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो आपके बिजनेस इनकम से एडजस्ट भी हो सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए। सर, ये किस इनकम हेड, और जब हम ITR फाइल करने जा रहे हैं तो किस कौन सा फॉर्म हमें भरना जरूरी है ITR भरते समय? ITR 3 है। ITR 3 जिसे जनरली हम जो कहते हैं कैपिटल गेन के लिए, तो ITR 2 में हो जाता है,
लेकिन क्योंकि ये बिजनेस इनकम है और अगर इसमें ऑडिट भी है तो ITR 3 ही फाइल होता है। और अगर किसी को डीम्ड इनकम है, यानी कि प्रॉफिट हो गया है 6% के आसपास है, वो डिक्लेयर भी करना चाहता है, तो डीम्ड इनकम का ITR 4 भी होता है, जिसे हम 44AD कहते हैं। तो उसमें 6% मिनिमम प्रॉफिट अगर आपका होना चाहिए तभी आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हो। पर क्योंकि ज्यादातर लोगों का लॉस होता है तो उनको ITR 3 ही एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। तो ITR 3 ये इस फॉर्म का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस कम देना पड़े, इस वजह से आप दूसरा फॉर्म भर रहे हैं। ये गलती रियल ना केस करें, मैं आपको आपको बता रहा हूँ, इनकम ये हो रहा है, सच्चा आपको दिखाना। केस बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सच्चे केस हैं ये। लोग ऐसा चाहते हैं कि अब पैसा इतना खत्म हो गया सर, कोई बात नहीं देख लेंगे, और जब एक्चुअली गेन हो गया तब वो अपने सर पे हाथ रख रहा है कि अब मैंने क्या किया। नहीं, बिल्कुल मेरे सामने भी ये मामले आए हैं, मेरे सुनने में आए हैं। इस वजह से ये शो हमने सोचा कि इस पे करना चाहिए, लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर लॉस हो रहा है, घबराए नहीं। आने वाले समय में वो लॉस आपको फायदा ही देगा, आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा आगे आने वाले समय में गेन हुआ तो उस नुकसान से आपको फायदा ही होगा कहीं ना कहीं। और टैक्स विभाग की किसी भी स्क्रूटनी से अब आप नहीं बच सकते, क्योंकि हम बार बार जैसे आपको बता रहे हैं कि AIS आ चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन, आपके हर एक ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन टैक्स विभाग को है। तो ऑमिट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, सारी जानकारी टैक्स विभाग को दें, परिवार को भी दें। अगर आप इस तरीके के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो वो पता होना चाहिए। सर, अभी आप अगला सवाल मेरा ये होगा कि आपने कहा कि FNO ट्रेडर्स को एक P&L स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है। वो किस तरीके से करें, किस तरह के अकाउंट उन्हें, रिकॉर्ड्स उन्हें मेंटेन करने चाहिए, इसमें भी थोड़ा समझाइए, हमारी मदद कीजिए। जैसे ज्यादातर आजकल क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है या डीमेट है, अब कोई फिजिकल ट्रांजैक्शंस तो है नहीं। एक जमाना था जब फिजिकल भी होती थी, तो उन ब्रोकर्स के पास से हमें ये P&L स्टेटमेंट मिल ही जाती है। उसमें कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शंस उसमें माइनस की प्लस की अलग से दी होती है, P&L भी दिया होता है। और जो एक्सपेंसेस उन्होंने किए हैं उस पे, चाहे वो ब्रोकरेज है या कोई प्रीमियम वगैरह चार्ज हुए हैं, वो भी उसमें एक्सपेंसेस भी लिस्टेड होते हैं, या कोई उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह है या कोई कंसल्टेंसी है। तो अपने आप में वो काफी हद तक एक P&L दिया होता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैंने कोई खर्चा किया है, क्योंकि P&L का मतलब है मैंने इस काम को करने के लिए कोई, मैंने पढ़ाई की है, मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, या मैंने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ, कई बार ये लोग सब तरह की मदद लेते हैं ताकि प्रॉफिट तो किसी तरह से हो जाए। और उससे इन्होंने कोई इंटरनेट के बिल दिए, घर पर भी अपने लैपटॉप के कोई बिल दिए, उन सबको, बल्कि कई बार तो लोग अपने ऑफिस का वो दिखा देते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है और मैं अपने घर से बैठ के करता हूं, तो उस कमरे का अपना रेंट दिखा सकते हैं प्रोपोर्शनेटली, अगर आप जस्टिफाइड करते हैं। पूरा दिन लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे भी हैं, तो वो एक्सपेंस अलाउड है। बिजली का बिल प्रोपोर्शनेटली, AC का बिल, एवरीथिंग, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और ये बिजनेस माना गया है। और उसको अगर फिर भी लॉस है तो आप वो कैरी फॉरवर्ड करो, अपने रिटर्न में फाइल करो। और अगर वो टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो गई तो ऑडिट करो, ऑडिट करके उसकी रिटर्न भी 30 सितंबर से पहले फाइल होगी, तभी वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब P&L में इसके अलावा कोई खर्चा, अब आप कहो कि नहीं मैंने कुछ को मिलने गया था, क्या किया था, वो जस्टिफाई होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा कार का एक्सपेंस डाल दो, मेरा इस तरह का, उसका बिजनेस से क्या रिलेशन है। अगर वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस जस्टिफाइड नहीं है तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैंने जो खर्चे किए उसके बिना ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता था। तो अगर आपने कोई एनालिसिस का कोर्स किया है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का, जिसकी वजह से आप शेयर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो तो जस्टिफाइड है कि भाई इसमें ये स्किल चाहिए। लेकिन या मैंने कोई स्टाफ रखा है जो मेरी ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो भी मान सकते हैं कि भाई वो फुल टाइम, आप अगर नहीं है तो ट्रांजेक्शन मिस कर सकते हो। तो कई चीजों को जिनको जस्टिफाई कर सकते हो वो एक्सपेंस आप क्लेम करो, कोई मनाही नहीं है। पर क्योंकि पहले ही लॉस है तो उस लॉस को और बढ़ाने की कोशिश ना करें। हाँ, मोबाइल वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब अलाउड होते हैं, इंटरनेट किया, मोबाइल खरीदा आपने, वो सब चीजें अलाउड है। अब इसमें ये देखना है कि मेरा ये लॉस, जो गलती मैं बता रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, एक बार कर भी दिया डिक्लेयर, टाइम पे भी फाइल कर दी। कुछ लोगों ने तो टाइम पे फाइल नहीं की, कुछ लोगों ने दिखाया नहीं, घर वालों के डर से या अपनी फीस के डर से कि ज्यादा नहीं देनी, या फिर सोचा कि अब मैंने छोड़ दिया है तो लॉस का करना ही क्या है। या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि इसमें कोई फायदा है ही नहीं, मतलब जरूरी नहीं है दिखाना, क्योंकि अगर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना, हाँ ऐसा बोलते हैं लोग कि मुझे टैक्स नहीं देना तो दिखाना ही क्यों है, तो वो अपने रिटर्न में दिखाते नहीं है। ऐसे भी बहुत सारी संख्या है। और वो थोड़े थोड़े लॉस वाले लोग ज्यादा हैं, जिनका 10,000, 20,000, 50,000 का लॉस हुआ, सर छोड़ो इसको क्या दिखाना। अब
इन्होंने अपना ये काम कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने जब रिकंसाइल किया तो हो सकता है इनको टैक्स नोटिस आए कि भाई आप अपना कंप्लीट इनकम डिक्लेयर करो। तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपना टाइम से कर दोगे, तो ना तो नोटिस का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही ऐसा होगा कि ये लॉस आपको फ्यूचर में कभी भी आप करो कोई गेन हो जाए तो उसके साथ बिजनेस लॉस के साथ ये एडजस्ट हो सकता है। अब P&L को बनाने के लिए मैं कहूंगा कि ये आम आदमी की जॉब नहीं है। जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपका कोई वॉशरूम में खराबी है तो प्लम्बर आता है। हर काम को आप खुद करने की कोशिश करोगे तो एक नुकसान तो आपने उठा ही लिया, एक के ऊपर दूसरा नुकसान भी हो सकता है कि आप ठीक से उसको डिक्लेयर ना करो। तो इसमें सीए की, एडवोकेट की या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेकर के ही फाइल करें। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं राय नहीं देता कि आप खुद से फाइल करें, क्योंकि ये सिर्फ सैलरी की फॉर्म 16 की रिटर्न नहीं है, इसमें कुछ और बारीकियां भी जुड़ी हैं जो सबको आसानी से बताना है, इतना एक्सप्लेन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। केस टू केस देखना पड़ता है कि उन्होंने वो पैसा कहाँ से लाए हैं, क्या वो इंटरेस्ट भी इसमें क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या उन्होंने समय दिया है या वो सैलरी पे नौकरी पे थे और उनकी कंपनी उनको दिखाने के लिए कि आपने बिजनेस किया कैसे, इतना टाइम अगर आपने ट्रेडिंग की है तो आपने ऑफिस का काम कैसे किया। तो वो सब समस्याएं भी लोगों के सामने आती हैं, क्योंकि वो ऑफिस टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑफिस टाइम का अंदर अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो कई बार कंपनीज भी ऐसी चीजों को नोटिस कर सकती है और अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है सख्त डिसीजन ले सकती है। तो इसको शायद नहीं करने में ही ज्यादा भलाई है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं, कई बार अपनी वाइफ के नाम से कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये उनकी इनकम मानी जाएगी, वो भी गलत है। अगर पैसा आपका लगा है तो क्लबिंग आपकी इनकम में होगी, वो रिटर्न में आपकी डिक्लेयर होगा, उनका पैसा नहीं लगा। उनके अकाउंट में करने के लिए अगर आपको किसी ब्रोकर ने सलाह दी है तो उसने अपने फायदा तो कर लिया, क्योंकि उसको तो ब्रोकरेज मिल जाएगी, लेकिन सजा आपको मिलेगी। तो आप अपनी वाइफ के नाम से कर रहे हैं और बिल्कुल। उनको पैसा आप दे रहे हैं, तो या तो लोन एग्रीमेंट बनाइए, क्योंकि आप वाइफ को लोन तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने गिफ्ट दिया है या पैसा वैसे ही दिया हुआ है तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। तो इन चीजों में भी लोग गलती करते हैं, और ऐसा एक नहीं कई बार मिलता है ऐसा चांस, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत लोगों का मन करता है और ये एक आसान रास्ता लगता है, बस थोड़ा सा करना है हो जाएगा। और कभी कभी ऐसी कुछ कहानियां भी उनको सुना दी जाती हैं कि 1 लाख हाँ, नहीं 10 लाख कमाया उसने, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। अब आप फिल्म स्टार कितने लोग बनते हैं, जाते तो बॉम्बे ये या इंस्टेंसेस, जी जी जी, बिल्कुल। तो ये सारे इंस्टेंसेस हुए, इन बातों का ध्यान रखिए। और आपने जो बताया कि एफएनओ का जो अगर आप पीएनएल बना रहे हैं या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की या टैक्स एक्सपर्ट की मदद इसमें ज़रूर लें। मेरा सवाल वैसे आगे टर्नओवर को भी लेकर था, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता, शायद हमारे पास समय नहीं है वो समझने का। लेकिन ये जो पूरी चर्चा हमने की उससे एक ही चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आई कि जब आप टर्नओवर अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन, तो खुद से करने की कोशिश ना करें, इसमें किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ये पूरा मामला हो सकता है। तो उसके लिए आपको जानकारी अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को देनी पड़ेगी, जैसे आप डॉक्टर को अपने हेल्थ चेकअप के लिए अपनी सारी जानकारी देते हैं। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल क्विकली आपसे इसका जवाब चाहेंगे। ये जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं, न्यू टैक्स रेजिम के लिए क्या इन्हें ऑप्ट करना चाहिए, सही होगा इनके लिए? हाँ, मतलब देखो वो तो आपकी सेविंग्स या जो आपकी टैक्स डिडक्शन है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर कम। क्योंकि अगर मेरी इनकम तो सैलरी से हो या बिजनेस से हो, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं। अगर मैंने होम लोन, एजुकेशन लोन या बाकी सब एटीसी एटीडी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की है या मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है मेरा भविष्य अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा और मैं लोअर स्लैब पे टैक्स दे दूं। हम तो नहीं कहते कि ऐसा करना चाहिए, पर लोगों को सहूलियत या आराम चाहिए। वो आज पैसा अपने हाथ में रखना ज्यादा चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से फाइनेंशियली तो करेक्ट नहीं, क्योंकि आपने टैक्स दे दिया तो वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने टैक्स बचा लिया तो वो 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद बढ़ करके आएगा। अगर आपने ईएलएसएस खरीदा है तो आपको 3 साल बाद विद रिटर्न्स मिलता है। अगर आपने 60 साल तक के लिए कोई एनपीएस में डाला है तो 60 साल पे हर साल वो बढ़ रहा है। तो यानी कि आपके हाथ में है वो पैसा और वो सही समय पे मिलेगा। इसी तरह अगर आपने बच्चों के लिए कोई यूलिप लिया है तो उसकी एजुकेशन के टाइम पर वो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन टैक्स दे दिया तो ना रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट पेंशन देगी, ना बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको पैसा देगी। आपके पास पैसा आएगा कहाँ से जब आपने बचाया ही नहीं? सब खर्च कर दो आप, आज तो पूरा मजा ले लो, लेकिन कल कौन करेगा आपकी देखभाल? तो सरकार नहीं करेगी। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपके टैक्स के बदले में सरकार आपकी कोई मदद करने आएगी। तो आपको ये चुनना है, जरूरी है कि मेरा भविष्य भी कैसे होगा, और वो भी खास तौर पे जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब मैं काम ही नहीं करूंगा,
तब उसके बाद 15, 20, 25 साल जिंदगी है, तो उसको कैसे करेंगे? और हो सकता है उससे पहले हमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारी कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी है, तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? हमारी वाइफ या हमारी जो बाकी फैमिली है। तो उसको सेफगार्ड करना चाहिए मेरी राय में, और ये डिडक्शंस लेनी चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम सहूलियत ज्यादा है, लेकिन फाइनेंशियल उसमें मुझे कम वो लगता है कि अगर मुझे बचाने का मौका मिले तो हम तो उसी भी सोच के लोग हैं कि जब तक पैसा बचता है वो आज नहीं तो कल हमारे काम आएगा। जी जी, सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय की थोड़ी कमी है तो इस चर्चा को अभी फिलहाल यहीं समेटना होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चर्चा से काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पता चली और हम उम्मीद करते हैं कि जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं उन्हें भी आज काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। ईटी नाउ स्वदेश के साथ आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।